फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्ष है और मैं आप लोगों का मेड इजी कंप्यूटर क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेक्चर 2 है हमारा। इससे पहले हमने लेक्चर 1 को डील करा था। लेक्चर 1 में हमने कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में पढ़ा था, कंप्यूटर के कोर्सेज के बारे में पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन में ही हमने जो है कंप्यूटर का डिफिनेशन जाना था, कंप्यूटर एक्चुअली में होता क्या है। आज जो है मैं लेक्चर 2 डील करने जा रहा हूँ। ये भी बेसिक ऑफ कंप्यूटर का ही कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो बच गया था। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में जो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कंप्यूटर डे को हम लोग सेलिब्रेट कब करते हैं, व्हेन इज कंप्यूटर डे सेलिब्रेट। क्योंकि बहुत लोग तो कंप्यूटर भले ही यूज करते हैं बट मोस्टली लोगों को ये पता नहीं रहता है कि कंप्यूटर डे कब सेलिब्रेट होता है। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर डे को जो है 2 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद मन में सवाल हमारा ये आता है कि भाई कंप्यूटर तो चलो पढ़ रहा है, लेकिन कंप्यूटर को एक्चुअली में बनाया किसने था फर्स्ट टाइम, और कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने करा था, जन्मदाता कौन है कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के जो जन्मदाता है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज, और इनका नाम इतना प्रसिद्ध है कि बच्चे बच्चे इसे जानते हैं बहुत। मतलब हम लोग क्लास 7 8 क्लास से इनके बारे में पढ़ते हैं कि चार्ल्स बेबेज जी वो शख्स थे जिन्होंने कंप्यूटर को आविष्कार करा था, कंप्यूटर का। तो यहाँ पे मैंने कुछ लाइंस को मेंशन कर रखा है, ये मतलब इंपॉर्टेंट लाइन है। एज अ पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग मतलब इसे ये इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत आप लोग इसे याद कर सकते हैं एक तरह से। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, चार्ल्स बेबेज एन इंग्लिश मैकेनिकल इंजीनियर कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। He conceptualized and invented the first mechanical computer in the early 19th century। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज जो थे वो एक इंग्लिश मतलब वो एक अंग्रेज थे और मैकेनिकल इंजीनियर थे। चार्ल्स बेबेज जो थे एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ही conceptualized and invented the first mechanical computer in the early 19th century। और इन्होंने ही जो है फर्स्ट कंप्यूटर को, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर को जो है इन्वेंट करा था, उसके बारे में कॉन्सेप्चुलाइज करके बताया था उनके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। वो भी कब, इन दी अर्ली 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही जो है इन्होंने कंप्यूटर का जो है मैकेनिकल कंप्यूटर का इन्वेंशन को कंप्लीट करा था और उसे कॉन्सेप्चुलाइज करा था। तो ठीक है, ये तो हम लोग जान गए भाई कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने करा था। तो यहाँ पे मैंने 2 लाइन और मेंशन कर रखा है, चार्ल्स बेबेज का मतलब जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछा जा सकता है कोई एग्जाम वगैरह में, तो आप लोग इसे जरूर एक बार याद कर लें। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 26 दिसंबर 1791 1791 में लंदन में हुआ था। ठीक है, लंदन में साउथवर्क कोई नामक जगह पे 26 दिसंबर 1791 में इनका लंदन में जन्म हुआ था। और इनका देहांत जो है 18 अक्टूबर 1871 में मैरी ले बोने नामक जगह में हुआ था, जो कि लंदन में यूके में ही स्थित है। तो हम लोग ने इसमें जाना कि कंप्यूटर डे जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर का इन्वेंशन जो है चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 में लंदन में हुआ था, साउथवर्क नामक जगह पे हुआ था। और उनका जो देहांत है 18 अक्टूबर 1871 में मैरी लिबॉन नामक जगह पे हुआ था, जो कि लंदन यूके में स्थित है। इसके बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद जो है मैंने चार्ल्स बेबेज के अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये आप देख सकते हैं। ये चार्ल्स बेबेज यही है, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार करा था। तो मैंने यहाँ पे कुछ उनके बारे में लिखा है। चार्ल्स बेबेज वाज अ मैथमेटिशियन, फिलोसफर, इन्वेंटर एंड अ मैकेनिकल इंजीनियर। आप इसे इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तहत ही या मतलब देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा। मतलब एक आपको इन्फॉर्मेशन रहेगा चार्ल्स बेबेज के बारे में, क्योंकि अगर कोई पूछता है तो आप उन्हें डायरेक्टली ये बता सकते हैं। चार्ल्स बेबेज जो थे एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, फिलोसफर थे, इन्वेंटर थे, खोजकर्ता थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे वो। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले वो इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर भी थे चार्ल्स बेबेज। साथ ही इनके बहुत सारी इनमें क्वालिटीज थी। और बेबेज, यहाँ पे मैंने एक और लाइन लिख रखा है, बेबेज लिव्ड एंड वर्कड फॉर ओवर 40 years एट वन
Dorset Street, Marylebone, where he died at the age of 79, and after that he was buried in London's Kensal Green Cemetery. तो यहाँ पे लिख रखा है कि बेबेज, चार्ल्स बेबेज जो है 40 साल तक जो है वन डॉरेस स्ट्रीट नामक जगह पे, जो कि मैरीलोवन में स्थित है, वहाँ पे उन्होंने 40 साल अपना समय बिताया, वहाँ पे वो काम करते रहे और वहीं पर उनका देहांत हुआ। उनका देहांत हो गया था एज 79, जब उनका 79 उम्र था उस टाइम उनका देहांत हो गया था। और उसके बाद उनको जो है लंदन के कैंसल ग्रीन सीमेंट्री में ही वहाँ दफना दिया गया उनको। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ जाना, इसके बाद आगे फिर बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं ये जो आप देख सकते हैं सामने जो ये फोटो है, ये वही कंप्यूटर है जो चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट टाइम इन्वेंट करा था। ठीक है, इसको जो है दी एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर, तो यही एनालिटिकल इंजन के नाम से ही आपको एक फोटो दिखेगा। यही कंप्यूटर जो है चार्ल्स बेबेज ने जो है इन्वेंट करा था। ये देखने में बहुत अलग अलग था अभी के कंप्यूटर से, और मैं आपको बता दूं कि आपको सुन के हैरानी होगा कि ये कंप्यूटर का लगभग साइज जो है एक रूम के इतना बड़ा होता है, और इसमें बहुत सारे वायर्स थे लगे हुए। तो उस टाइम खैर बहुत ही उतना टेक्नोलॉजी डेवलप्ड नहीं था, इस वजह से फर्स्टली वहाँ इंट्रोड्यूस ही करा गया था कंप्यूटर, इसीलिए इतना कॉम्पैक्ट नहीं था अभी के कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि चार्ल्स बेबेज ने जो कंप्यूटर को इन्वेंट करा था उसका नाम क्या है, तो आप नॉर्मली उन्हें बता सकते हैं कि द एनालिटिकल इंजन। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग, और अगर इसके बारे में भी जो है इस ये पूरा जो एनालिटिकल इंजन के बारे में भी जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, इसके पूरे बात को हम लोग जानेंगे कि किस मतलब मैकेनिज्म पे ये चलता था कंप्यूटर, क्या था इसके अंदर का, जो भी सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो अपने में एक डिफिनेशन है कंप्यूटर का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का डिफिनेशन मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डाटा को स्टोर, पुनः प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को भी टाइप करने, ईमेल करने की क्षमता इसके अंदर होती है। ठीक है, इसमें आप गेम वगैरह, वेब ब्राउजिंग और बहुत कुछ इसमें आप कर सकते हैं। तो यही चीज मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर रखा है, आप देख सकते हैं सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, O stands for operating, M stands for machine, P stands for particular, U stands for used for, T stands for trade hyphen technical, trade या technical, E stands for education and R stands for research। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रह क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, गति, स्पीड, स्वचालन, ऑटोमेशन क्षमता, कैपेसिटी, शुद्धता, एक्यूरेसी, सार्वभौमिकता, वर्सटिलिटी कह सकते हैं हम लोग, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय मतलब कह सकते हैं कि कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम अधिक शुद्ध होते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मतलब जो भी कंप्यूटर रिजल्ट देता है वो एकदम करेक्ट होता है, कोई भी इसमें मिस्टेक या कोई भी गलती उसमें नहीं होता। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आजकल विश्व में हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप अंतरिक्ष ले सकते हैं, फिल्म निर्माण यानी कि
फिल्म इंडस्ट्री में, यातायात यानी ट्रांसपोर्ट में, उद्योग व्यवहार, रेलवे स्टेशन पे, स्कूल कॉलेज एयरपोर्ट आदि। मतलब आप जहाँ भी, मतलब आप कोई ऐसा जगह बताइए जहाँ आप जहाँ कंप्यूटर का यूज नहीं हो। हर एक ऑफिस में आजकल हर जगह कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर द्वारा जहाँ तक एक तरफ वायुमान, रेलवे तथा होटलों में भी सीटों का आरक्षण होता है, वही दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से आजकल सटीकता तथा तेजी हो रहा है। आप देखते होंगे कि आजकल, पहले क्या था कि हम लोग जाते थे टिकट बुक कराने रेलवे का, तो जाते थे रेलवे काउंटर पे, बहुत टाइम लगता था, भीड़ भीड़ में लग के बहुत, मतलब एक तरह से हम लोग को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता था। जैसे कि आप मान लीजिए, आपको ये पैसा ही अगर ट्रांसफर करना पड़ता है या रिचार्ज ही करना पड़ता था सिंपल, तो आप जाते थे उसमें रिचार्ज वाले शॉप पे, वहाँ रिचार्ज कराते। लेकिन अब क्या है ना कि डिजिटल इंडिया में, मतलब जब से कंप्यूटर जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से जो है बहुत सारे फैसिलिटीज हमारे पास आ गए। जैसे कि नेट बैंकिंग, हम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन घर बैठे ही 2 मिनट में हम लोग कर देते हैं रिचार्ज। तो ये सब कैसे भाई? क्योंकि देखिए आज मान लीजिए हम लोग फोन से करते हैं या इस चीज से यूज करते हैं, लेकिन पहले जब फोन हमारा इंट्रोड्यूस नहीं था, तब कंप्यूटर से ही सारी चीजों को किया जाता था। ठीक है, तो यही चीज है, कोई मतलब ज्यादा इसमें समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो कंप्यूटर का मैंने पूरा नाम लिख रखा है, आप देख सकते हैं। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, टेक्निकल, एजुकेशन, रिसर्च। मतलब एक ऐसा कॉमन मशीन जो जिसको हम लोग पार्टिकुलरली यूज करते हैं ट्रेड, व्यापार, टेक्निकल, मतलब टेक्निकल में आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, और एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन मतलब एजुकेशन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और रिसर्च यानी कि खोज के क्षेत्र में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो कंप्यूटर का यही फुल फॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप पक्का इसे याद कर लें, बहुत आपको यूजफुल है आपके लिए। इसके बाद जो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं, कंप्यूटर का जो कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में। ठीक है, तो मेनली मैंने यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स का को मेंशन कर रखा है। ठीक है, एक्चुअली में कंपोनेंट्स तो और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो 5 कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं कि इनके मतलब बिना यूज के इनके कंप्यूटर को रन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने इन्हें मेंशन कर रखा है कि अगर इसमें से कोई भी अगर एक कंपोनेंट आपके पास नहीं है, तो आपका कंप्यूटर अधूरा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारे पास जो आता है कंपोनेंट, वो है मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर सिंपली हमने आपके घर में टीवी होगा, आपने देखा होगा कि सिंपली एक स्क्रीन टाइप का होता है। ठीक है, और हम लोग उसमें क्या करते हैं, डेटा वगैरह देखते हैं। तो मॉनिटर आप समझ लीजिए यही चीज़ है मॉनिटर। यहाँ पे इस कंप्यूटर में आप देख सकते हैं, ये मॉनिटर हो गया आपका। मॉनिटर भी बहुत तरीके के अब आने लगे हैं, कर्व्ड मॉनिटर्स, नॉर्मल मॉनिटर्स, वो बहुत तरीके के आने लगे हैं हर रिक्वायरमेंट के अनुसार। ठीक है, और उसके बाद जो कंपोनेंट आता है वो होता है माउस। माउस माउस को आपने देखा ही होगा, माउस कुछ ऐसा छोटा सा रहता है। ये हो गया माउस आपका। इससे हम लोग सेलेक्ट करते हैं आइटम्स, मतलब जो भी कंप्यूटर में होते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। और इसके बाद जो है सीपीयू। सीपीयू जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जो हमें जिंदा रहने के लिए हमारा दिल का रहना ज़रूरी है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर को चलने के लिए सीपीयू का होना ज़रूरी है। विदाउट, अगर सीपीयू हमारे पास नहीं है तो कंप्यूटर को रन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीपीयू जो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, हम लोग जानते हैं। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे सीपीयू का जो है फुल फॉर्म मेंशन कर रखा है, आप इसे एक बार देख लें, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि आपके इंफॉर्मेशन के लिए सही रहेगा, आप इसको याद कर लें। तो आप समझ गए कि सीपीयू, यहाँ पे ये सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि सीपीयू, आप जो भी, आपको मैंने पहले भी लेक्चर 1 में बताया था कि हम लोग जो भी डेटा देते हैं कंप्यूटर को, तो वो पहले क्या करता है, उसको इनपुट के तौर पे प्रोसेस करता है सीपीयू के अंदर। उसके बाद क्या करता है, उसको फिर प्रोसेस करके उसका आउटपुट जो हमें प्रोवाइड करता है, तो वो हो गया एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट। तो मेन जो काम होता है वो सीपीयू के अंदर ही होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारे पास, वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड का मेनली यूज हम लोग
टाइपिंग वगैरह के लिए करते हैं। कीबोर्ड में आपने देखा होगा बहुत सारे बटन्स होते हैं, मतलब बहुत सारे कीज होते हैं, फंक्शनल कीज और भी न्यूमेरिक कीज, नंबर बहुत सारे, सबका अपना अपना एक काम है, सबका अपना अपना एक फंक्शन है। आगे हम लोग देखेंगे जब कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड का मेनली यूज हम लोग टाइपिंग यानी कि वर्ड पैड, नोट पैड, इस सब चीज में ज्यादा करते हैं, क्योंकि वर्ड पैड नोट पैड में जब हम लोग विंडोज में जब पढ़ेंगे वर्ड पैड नोट पैड, तो उसमें हम लोग माउस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, माउस का यूज हम लोग उसमें जो है नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग कीबोर्ड का ही मेनली यूज करेंगे, उसमें माउस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो है हमारे पास ये आता है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस भी जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, वैसे ही यूपीएस बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को चलने के लिए। क्योंकि आप अगर इसका फुल फॉर्म पढ़े तो फुल फॉर्म से भी आपको पता चल जाएगा कि इसका काम क्या है। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब होता क्या, आपने देखा होगा कभी कभी अगर आपके पास डेस्कटॉप होगा तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, मेन लाइट जो हमारे यहाँ आता है वो कट जाता है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर जो हमारा बंद नहीं होता है, वो यूपीएस पे ही रन करता है, और यूपी हमारा कंप्यूटर के स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है जो हाँ लाइन जो है कट गया है। ठीक है, मेन लाइट जो है कट गया है, तो आप जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम को ऑफ कर दीजिए। इससे आपको फिर एडवांटेज क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप कोई बहुत जरूरी वर्क कर रहे हो कंप्यूटर पे, कोई प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो अगर मान लीजिए आपके पास यूपीएस नहीं है, यूपीएस तो लाइन का मेन लाइट अगर कट जाता है तो आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा, उसका वो सब वेस्ट हो जाएगा जो भी आपने बनाया है। ठीक है, इसलिए हमें यूपीएस हम लोग लगाते हैं। यूपीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये हमें कंटिन्यूअसली जो है पावर सप्लाई करते रहता है विदाउट एनी इंटरप्ट। ठीक है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो यूपीएस का यही काम है, वो हम लोगों को जो है कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करते रहता है बिना किसी ब्रेकेज के। तो यही सब सारे चीज थे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने नहीं इसमें ऐड करा है, क्योंकि मैंने मेजर कंपोनेंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को चलने के लिए, मैंने उसी को सिर्फ मेंशन करा। यूपीएस भी कुछ इसी सीपीयू की तरह ही होता है, बस वो थोड़ा छोटा होता है सीपीयू से। ठीक है, इस टाइप से का होता है, देख सकते हैं आप यहाँ पे बटन वगैरह कुछ कुछ रहते हैं। ठीक है, इसी टाइप का होता है मेन सीपीयू, सॉरी यूपीएस। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप कि आप लोग कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझ गए। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि इनके जो भी मैंने यहाँ पे कंपोनेंट्स बताया है, इनके बारे में जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसको आप लोग मतलब प्रॉब्लम में नहीं आइएगा। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किसका क्या फंक्शन है, सब कुछ। कीबोर्ड में भी हम लोग सारे कीज के बारे में पढ़ेंगे, किसका क्या यूज है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो है लेक्चर 2 को यहीं पे एंड करता हूँ। कुछ और भी पार्ट्स हैं बचे हुए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के, लेकिन मैं उसे लेक्चर 3 में डील करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी फिर हो जाएगी, इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो सारा चीज़ जो भी मैंने पढ़ाया, इसमें आपको चार्ल्स बेबेज के बारे में बताया जो इन्वेंटर थे कंप्यूटर के, और उनके जन्म तिथि, उनके जन्म कहाँ हुआ था, उनका डेथ कहाँ पे हुआ था, और कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया। ठीक है, और चार्ल्स बेबेज के बारे में कुछ मैंने उनका इंट्रोडक्शन भी बताया कि उन्होंने मतलब कब तक वो कहाँ कहाँ उन्होंने काम कर रहा था, सब कुछ बताया। तो अगर देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करें, जो भी आपके करीबी नज़दीकी जो भी है फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, आप उन तक शेयर करें। ठीक है, अगर आपको मैंने जो भी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ाया, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम, क्यूरी, क्वेश्चन कुछ भी हो आपको, बेफिक्र जो है नीचे कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, और मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको चीज़ अच्छा लगे, कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा, तो आप मुझे सपोर्ट करें, ऐसे ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा का वीडियो बनाने का। ठीक है, तो लास्टली मैं यही कहूँगा। ठीक है, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो बहुत जल्द आ रही है। ठीक है, और मैं कोशिश ये करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियोस और अपलोड करूँ। ठीक है, गॉड ब्लेस यू वन, स्टे सेफ।